नमस्कार, हेलो फ्रेंड, दिस इज़ द 7th क्लास ऑफ द लेबर लॉ। और यहाँ पे आज हम जानेंगे डिस्प्यूट्स के बारे में। स्पेशली डिस्प्यूट्स होता है तो यहाँ पे किस तरह के चेंजेस किए गए हैं जो न्यू लेबर कोड आया है उसमें। जो न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना है उसमें पहले टोटल जो जितने भी लॉ थे जो कि डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ था उन 3 लॉ को एक कोड में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। और ये जो स्टेप है स्पेशली लिया गया है ट्रेड यूनियन के साथ साथ वर्कर्स के जो वेलफेयर है उनको यहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए। जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जैसे वर्कर्स हैं, उनके बीच किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट होता है वो रेज होता है तो उनको कैसे सॉल्व करना है इसको लेके यहाँ पे सारा कोड बनाया गया है। न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है उसको चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ जॉब लॉस ए वर्कर विल गेट बेनिफिट अंडर द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। यहाँ पे एक योजना को लॉन्च किया गया जिसमें जितने भी लोग जो भी वर्कर्स है वो अगर अपना जॉब खोते हैं तो उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कैसे बेनिफिट? जैसे कि उनको अगर वो खासकर स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो भी उनको फाइनेंशियल लॉस होगा वो गवर्नमेंट उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में यहाँ पे बेनिफिट्स देगी जो कि एडमिसिबल होगा वर्कर्स के कवर अंडर द ESI स्कीम। जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनका अगर जॉब चला जाता है तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उनको यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। At the time of retrenchment, a worker could be provided 15 days wages for reskilling। रिट्रेचमेंट क्या है? ये एक परमानेंट ले ऑफ जैसा होता है, ले ऑफ टेम्पोररी होता है। अगर परमानेंटली किसी को जॉब से फाइनेंशियल दिक्कत के लिए अगर कंपनी निकाल रही है तो उन्हें यहाँ पे 15 डेज़ के लिए उन्हें वेज प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना री स्किलिंग कर सके और कहीं जाके जॉब देख सके। फास्टर जस्टिस के लिए वर्कर्स को ट्रिब्यूनल के थ्रू यहाँ पे कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए वो जा सकते हैं। साथ ही वर्कर्स डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व विद इन द ईयर इन द ट्रिब्यूनल। अगर कोई वर्कर्स का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो रेज हुआ है वो ट्रिब्यूनल तक गया है तो विद इन द 1 ईयर आपको किसी तरह से उसको रिजॉल्व करना है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स टू हैव 2 मेंबर्स टू फैसिलिटेट फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। इसके लिए यहाँ पे 2 लोगों का ट्रिब्यूनल्स में होना ज़रूरी है ताकि यहाँ पे फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस हो, यानी कि जल्दी से उस पर डिस्प्यूट पे जो भी रिजॉल्व हो वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, सेटल हो जाए। इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ए ट्रेड यूनियन हैविंग 51% वोट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन विच कैन बी मेक एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे अगर ट्रेड यूनियन के पास अगर 51% वोट आया तो वो एम्प्लॉयर के साथ सोल निगोशिएशन कर सकता है। अगर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी तरह का नो ट्रेड यूनियन गेट, अगर किसी भी ट्रेड यूनियन को 51% वोट नहीं मिला है तो जो काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा और वो यहाँ पे मेकिंग एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर। 51% तक अगर उनको वोट मिल गया तो वही जाके निगोशिएट करेंगे, ट्रेड यूनियन खुद जाके निगोशिएट करेंगे किससे? आपको एम्प्लॉयर से। बट अगर उनको 51% वोट नहीं मिला है तो ऐसे केस में काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन बनाया जाएगा और वो जाके फिर एम्प्लॉयर से किसी भी तरह का एग्रीमेंट बनाएगा। तो ये सारे हाइलाइट्स हैं इस कोड के। और यहाँ पे एक बात दिया गया है जो कि वी नीड टू गेट कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट द इंडस्ट्री एंड द लेबर आर ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ये एक माइंडसेट है कॉमन कि जो एम्प्लॉयर हैं लेबर है उनके बीच कन्फ्लिक्ट रहेगा। वाई नॉट हैव ए मैकेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट इक्वली। ऐसा मैकेनिज्म हम क्यों नहीं बना सकते जिनमें एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट मिलता रहे। सिंस लेबर इज़ द concurrent subject, the law gives flexibility to state governments to modify the codes further as per their unique situation and requirements. The right to strike has not been curtailed at all.
In fact, trade unions have been conferred with the new rights, enabling them to get statutory recognition, and we have made the employer relation more systematic and symmetrical. The provision of notice period given as the opportunity for the amicable settlement of any grievance between the employees and the employer. ये स्टेटमेंट दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि हम क्यों नहीं एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे एम्प्लॉयर भी खुश रहे और एम्प्लॉय भी खुश रहे। तो ये सब बात कही गई है। और चलिए आज थोड़ा सा और देखते हैं, हम जानते हैं कि वेलफेयर ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के लिए न्यू लेबर कोड 2020 में क्या मेन बात है। द गवर्नमेंट हैड बीन वर्किंग फॉर द लॉन्ग टाइम फॉर इंक्रीजिंग बेनिफिट्स ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। इनिशिएटिव हैव बीन टेकन इन दिस डायरेक्शन टू स्ट्रेंथन laws for the interstate migrant worker, for interstate migrant workers and the poor, and the central government has been accelerated many schemes like Garib Kalyan, delivery of free food, grains to the home etc. तो यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को स्पेशल बेनिफिट्स यहाँ पे इस कोड में दिया गया है। बेनिफिट फॉर कोडिफिकेशन। अब हम एक तरफ से पूरी तरफ से जानते हैं कि पहले जो इतने सारे लॉज थे उन सब को अलग अलग 4 अलग अलग कोड में डिवाइड करने का क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट ये है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करने होंगे, सिंगल लाइसेंस बनेगा, सिंगल स्टेटमेंट होगा और मिनिमम फॉर्म होगा। तो ये सब बेनिफिट है कोडिफिकेशन का। कॉमन डेफिनेशंस है, रिडक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ है, वेब वेस्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग है, जहाँ पे कोई भी वर्कर्स कहीं से भी खुद से ऑनलाइन पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और जितने भी लॉज है अपना लीगल आइडेंटिटी बना के लॉज को अवेल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कंप्लेन कॉस्ट एंड डिस्प्यूट, जितने भी कंप्लेन कॉस्ट है इस सब का रिडक्शन यहाँ पे होगा। चलिए एक और स्टेटमेंट देखते हैं पीएम मोदी के द्वारा न्यू लेबर कोड में क्या कहा गया है। अंटिल देयर इज ए फैमिली sentiments among the workers and the employer, the feeling of belongingness does not arise. If the employer thinks that he fits someone's and if the labor thinks he suits in running in employer's world, then I do not think that the business will work smoothly. However, in family sentiments exist if the sorrow of a worker's ruin nights of the employer and the worker does not sleep in the nights or the some loss of the factory, then the arising of such family sentiments, the journey of development cannot be stopped by the anyone. यानी कि यहाँ पे ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही गई है। यानी कि अगर वर्कर्स और जो एम्प्लॉय और वर्कर्स है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर या फिर वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच एक फैमिली सेंटिमेंट्स होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसा जो काम दे रहा है ये नहीं सोचे कि हमें वर्कर से बहुत काम ले लेना है और एम्प्लॉयज़ जो है वो भी ये वर्कर्स ये नहीं सोचे कि ये तो मेरा काम नहीं है तो मालिक का नुकसान होगा। ऐसा अगर नहीं सोचे और काम करवाने वाला भी जो जितने भी सेफ्टी मेजर्स है, वेज है, चाहे जितना भी जो लेबर वेलफेयर का ध्यान रखे अगर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय भी काम अच्छा देना चाहता है। मतलब दोनों तरफ से ये म्यूचुअल एक फैमिली सेंटिमेंट डेवलप होना चाहिए जिससे एक डेवलपमेंट हो सके, दोनों अच्छे से काम कर सके सेफली। एक और बात कहिए, सिंपल एंड अकाउंटेबल सिस्टम विल बी सिंप्लीफाई द प्रोसेस, 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस सिंगल रिटर्न फॉर ऑल द कोर्ट्स। यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसा बात है, यानी कि 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन फॉर द लाइसेंस, सब कुछ के लिए एक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी बात कही गई है। ए सोशल सिक्योरिटी फाउंड टू बी क्रिएटेड फॉर 40 crore unorganized workers including the gig and the platform workers. This could be extending comprehensive social security coverage. So जितने लोग भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पोर्टल पे जाके अपना लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं और उनको इन क्रिएट करने की वजह से जो भी वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रहा है। So these reforms are very pro workers. They are now entitled to all benefits and social security even if hired
for a fixed term. The labor reform will help create significant employment while also protecting the workers by ensuring minimum wage performance and provision for social security for workers in the informal sector and minimizing government interference. So it will ensure timely payment of wage and give priority to the occupational safety of the workers, thus contributing to the better working environment. In the last few weeks, we have finished what we had set out to do. The 44 Central Labor Law with over 1200 sections has been assimilated into the just 4 codes. There will now be just one registration, one assessment and one return filing, along with the easier compliance. This will lead to the stable regime for the businesses to invest and create a win-win situation for the employer and the employee. So ओवरऑल यहाँ पे जो न्यू लेबर कोड बना है उसके बारे में दिया गया है कि इसका क्या बेनिफिट है। तो इससे सबको फ़ायदा होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। तो पहले जितने भी 44 सेंट्रल लॉज थे उनको अलग अलग 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इजी है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, और किसी भी तरह का लीगल डिस्प्यूट होता है उसके लिए भी यहाँ पे सबको इकट्ठा करना काफ़ी आसान है। चलिए आज थोड़ा और जानते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया गया उसको भी आज हम कवर करते हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम संहिता, इसको जो लेबर कोड कहा गया है ये हिंदी में श्रम संहिता है। मजदूर और मजबूत बना, सुरक्षा का विश्वास बढ़ा, खुले गए हैं प्रगति के द्वार, नारी का सम्मान और समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को भी मिला उनका अधिकार, श्रमिकों की खुशहाली का एक ही मंत्र, जवाबदेह और सरल तंत्र, और सामाजिक सुरक्षा, सबका हक, श्रम का जय और जयकार हो। और यहाँ पे श्रमिकों के कल्याण के लिए यहाँ पे सरल हो गई है प्रक्रिया, सफल हुए काम, अब अस्थायी और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के हित, सामाजिक सुरक्षा योजना से है सुरक्षित, और असंगठित कामगार पाए हर अधिकार, मेहनत का सम्मान अधिकार, योम समान योम श्रम का ही हो स्वाभिमान हो, पूर्णकालीकरण के द्वारा कामगार फिर हुआ हुनर के साथ तैयार। और इस तरह के बेनिफिट्स दिए गए, अचीवमेंट्स वगैरह दिया गया है कि क्या बेनिफिट्स है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम है, और एम्प्लॉयज़ जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि तीनों आता है EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तरह का बेनिफिट है, इसको एक्सटेंशन किया गया किस तरह से, एग्जिस्टिंग क्या था, जैसे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जैसे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, NPS है, ट्रस्ट अंडर PF एक्ट 1925 है, इन सब को अब ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो कि अप्लीकेबल ऑन शेड्यूल इंडस्ट्रीज, मैंडेटरी फॉर मोर देन 20 वर्कर्स, वॉलेंट्री फॉर लेस देन 20 वर्कर, उसको एक्सटेंशन अंडर SS कोड में किया गया, जिसमें एक्सटेंडेड टू ऑल इंडस्ट्री एंड वॉलेंट्री फॉर लेस देन 20 वर्कर्स। पहले क्या था, 20 वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स के लिए वॉलेंट्री था, लेकिन अब इसको 20 वर्कर्स से जहाँ पे कम भी वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे वॉलेंट्री भी EPF में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। स्कीम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड एनी अदर क्लासेस ऑफ वर्कर इंक्लूडिंग और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो इस तरह का बेनिफिट्स है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिया गया है, इसका भी कई सारे का बेनिफिट्स है, जैसे मेडिकल केयर है, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, इंजरी बेनिफिट है, डिसेबिलिटी एंड सर्वाइवर बेनिफिट है, और फ्यूनरल जो एक्सपेंसेस है वो भी दिया जाएंगे। सो एग्जिस्टिंग क्या है, नया कोड में क्या है, ये सारा क्या क्या बेनिफिट्स है वो सारा दिया गया है यहाँ पे। तो ये आज हमने जाना न्यू लेबर कोड में, ये आज 7वां क्लास है, और इन सभी 7 क्लास में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया है कि न्यू लेबर कोड में क्या क्या मेन बात है जो कि सोशल वर्कर्स के लिए, स्पेशली जो लेबर लॉ के तैयारी करते हैं उनको जानना चाहिए। अगर आप मेरे इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं
तो पीछे जाइए और पीछे के सारे 6 क्लासेस हैं उन सबको देखिए। आपको एक बहुत ही ब्रीफली एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि न्यू लेबर कोड 2020 में क्या है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम और लेबर लॉ से जुड़ा हुआ चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है उसमें। तब तक के लिए बने रहिए। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं क्लास का लिंक आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।